नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। कोरोना की दूसरी लहर के बीच हम तमाम राज्यों में मेडिकल सुविधाओं की पड़ताल कर रहे हैं और आज बात पंजाब और हरियाणा की। पिछले महीने जब पंजाब में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी तो कहा गया कि ये ब्रिटेन वाला वेरिएंट है। आज ये वेरिएंट बेहद घातक होता जा रहा है और इसकी चपेट में पंजाब के गांव आ गए हैं। पंजाब में नए मामलों में भले ही गिरावट देखी जा रही हो, लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आखिर पंजाब में इतनी जानें क्यों जा रही हैं? पंजाब में 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 208। पंजाब में कोरोना से मृत्यु दर 2.4%, जबकि देश में कोरोना से मृत्यु दर है 1.1%। यानी देश में कोरोना से जो मृत्यु दर है, पंजाब में वो लगभग 2 गुना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पंजाब में मृत्यु दर इतनी ज्यादा क्यों है? आखिर पंजाब में कोरोना से इतनी मौतें क्यों हो रही हैं? ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में हुई मौत के मामले देखें तो पंजाब पिछले 24 घंटे में कोरोना से हुई मौतों के मामले में 6ठे नंबर पर है। 24 घंटे में मौत के मामले में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली पंजाब से ऊपर हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि पंजाब में रोजाना मरने वालों की संख्या लगभग 200 है। पंजाब विच हालात बहुत गंभीर हो गई है। ऑक्सीजन करके, दवाइयां करके, वेंटिलेटर करके, कमी करके बहुत ज़्यादा जाना जान लग गई। ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾਤ रूरल एरिया पिंडां इलाका है, ਉੱਥੇ मैं ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ पता किया पिंडां ਦੇ पिंड कोविड ਵਿੱਚ फस गए। ਟੈਸਟਿੰਗ नहीं हो रही, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ है, ਟੈਸਟਿੰਗ नहीं हो रही। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ भी नहीं पहुँच रही, मैडिकल फैसिलिटी भी नहीं पड़ रही ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। पंजाब का ये मॉर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर डराने वाली है। पंजाब के टॉप डॉक्टर्स मानते हैं कि ज्यादा तादाद में मौत की वजह यूके वेरिएंट हो सकता है। अंदाजा लगा सकते हैं कि जब फर्स्ट वेव सितंबर 15-16 के आसपास 2020 में आई थी, तो उसके बाद में फरवरी तक लगभग 4 महीने लगे थे फ्लैट होने में। तो ये वेव तो उससे भी 4 टाइम ज्यादा है। इसके लिए भी लगभग 3 से 4 महीने लगेंगे 10 से 12 हजार केसेस पर डे आने में। और उसके बाद में भी हमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो तैयारी करनी होगी थर्ड वेव की। पंजाब में यूके वेरिएंट के असर की बात पिछले महीने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी कह चुके थे। हालांकि सरकारी आंकड़ों में राहत की बात यह है कि 24 घंटे में पंजाब में नए मामलों की संख्या घटी है। पंजाब में 24 घंटे में 1778 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि पंजाब में कुल एक्टिव केस 70,499 हैं। सरकारी आंकड़ों को देखकर तो यही लगता है कि पंजाब में नए मामलों की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन ये कमी पंजाब में कोरोना के हालात में सुधार के संकेत हैं, ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि पंजाब में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा कुछ और ही कहानी कह रहा है। इसीलिए पंजाब में विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर आरोपों की तलवार तान दी है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब में कोरोना संकट के लिए कैप्टन सरकार पर निशाना साधा है। जीपीसी या मैं टेलीफोन करके अरेंज कर सकते हैं। सरकार तो बहुत बड़ी चीज़ है। मुख्यमंत्री जे चाहे सारा कुछ ला सकते हैं, पर मैं बेनती करा घरों निकलो। नाले मुख्यमंत्री साहब, थोनू तो हुण डर नहीं होना चाहिए। थोड़े तो दोनों इंजैक्शन लग गए हैं, तुसीं तो दोनों इंजैक्शन ला लिया। हुण तो घरों निकल के अपने दफ्तर बैठो, मिनट की डिस्ट्रिक्ट वाइज, विलेज वाइज मॉनिटर करो। जाहिर है कोरोना जितना फैलेगा, सरकारें उतनी ही निशाने पर आएंगी। सुखबीर सिंह बादल भी भला इस मौके पर सरकार को टारगेट करने का मौका क्यों चूकते? वैसे पंजाब के गांव के कोरोना की चपेट में आने की खबरों के बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 दिन पहले ही सरपंचों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की। पंजाब के टॉप डॉक्टर्स जो संकेत दे रहे हैं वो चिंताजनक हैं। पंजाब में कोरोना के नए मामलों में बेशक ठहराव के संकेत दिख रहे हों, लेकिन एक्सपर्ट बता रहे हैं कि हालात अभी काबू में नहीं हैं। चंडीगढ़ में पीजीआई के डायरेक्टर को लगता है कि अभी 3-4 महीने का वक्त और लग सकता है।
डॉक्टरों को ऐसा क्यों लगता है कि अभी हालात कंट्रोल में आने में वक्त लग सकता है? इसकी वजह खुद पीजीआई के डायरेक्टर से सुन लीजिए। पंजाब में जो यूके स्ट्रेन आया और उसकी वजह से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए, ज़्यादा स्प्रेड हुआ, और अभी तो जैसे डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट आया है, तो उसकी वजह से भी वीरुलेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए हैं, तो ज़्यादा डेथ भी हुई हैं। पर अभी तो काफ़ी कंट्रोल हो गया है, जो इवन पंजाब में और हरियाणा, हिमाचल में काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो चुका है अभी तो पंजाब को इस मुसीबत से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं है। सरकारी आंकड़ों में भले ही नए मामले थमते दिख रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े बढ़ना चिंता का विषय है। और उस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। जगविंदर, पंजाब में कोरोना इतना कहर क्यों ढा रहा है? ब्लैक फंगस को लेकर क्या तैयारी है पंजाब सरकार की? साथ ही साथ हरियाणा और हिमाचल में ब्लैक फंगस को लेकर क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया है? देखिए इधर सबसे पहले तो केस इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि यूके वेरिएंट होने के कारण ये ज़्यादा खतरनाक है और इस वजह से पंजाब में ज़्यादा जानें भी जा रही हैं। पंजाब में 2.4 जो है रेशो है वो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर हम लगाएं तो 2.4 पूरे देश में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है। अगर पूरे देश में 1.1 है तो 2.4 अकेले पंजाब की है, यानी 200 से ज़्यादा लोग रोज़ मर रहे हैं। जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि ब्लैक फंगस के लिए क्या अरेंजमेंट किए गए हैं, तो ब्लैक फंगस की दवाई की किल्लत पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा सामने आ रही है और इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाने का दबाव बन रहा है। अगर हम पंजाब की बात करें तो 50 केसेस जो है ब्लैक फंगस के नए आए हैं और इनमें से 4 लोगों की तो बठिंडा में आंख निकालनी पड़ी है। तो हैरानी की बात यह है कि जहां ब्लैक फंगस बढ़ रहा है वहां सरकारें दवाई के इंतजाम क्यों नहीं कर रही हैं? जो दवाई ब्लैक फंगस को ठीक करने के लिए चाहिए या जो डॉक्टर लिख रहे हैं उसकी इतनी किल्लत है कि वो कहीं मिल ही नहीं रही है। बिल्कुल वही हो रहा है जिस तरह से जब कोरोना की बीमारी बढ़ने लगी थी तो रेमडेसिविर और टोक्लिजुमैब, ये 2 इंजेक्शन ऐसे थे जिनकी कि बड़े ऊपर स्तर पर जो है वो ब्लैक मार्केटिंग होने लगी। यही हाल अब ब्लैक फंगस को लेकर हो रहा है। हिमाचल में भी ब्लैक फंगस की बीमारी चली गई है। हमीरपुर में एक केस आज ही पता चला है जिसे कि शिमला रेफर किया गया है। तो कुल मिलाकर अब कोरोना ही चैलेंज नहीं, तीसरी लहर के साथ साथ ब्लैक फंगस से निपटना भी तीनों सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है। आदर्श, ठीक कह रहे हैं आप, और इस चुनौती से जितनी जल्दी निपटने के रास्ते हम तलाश लेंगे उतने ही लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे और बचा पाएंगे। जगविंदर, पंजाब सरकार ने कोरोना के खिलाफ जागरूकता के लिए मिशन फतेह शुरू किया था। अब गांव में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है उसके लिए मिशन फतेह 2 शुरू करने की बात हो रही है। तो कैसे होगा ये मिशन, क्या कुछ होगा और कैसे गाँव-गाँव तक पहुंचेंगे? आदर्श ये मिशन शुरू हो गया है। आज आशा वर्कर और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें गांव-गांव जाकर रैपिड टेस्ट कर रही हैं और रैपिड टेस्ट इसलिए जरूरी माना जा रहा है क्योंकि ये बात बार-बार सामने आ रही है कि गांव के लोग ना तो टेस्ट करवाने के लिए आगे आ रहे हैं और ना ही अगर उनको कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो वो चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में ये फैसला किया गया है कि हो ना हो गाँव में ये बहुत ऊपरी स्तर पर चला जाए और वहाँ पर कैजुअलिटीज ज़्यादा होने लग जाएँ, इसलिए मिशन फतेह पार्ट 2 शुरू किया है कैप्टन सरकार ने। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मिशन फतेह हो पाएगा? क्या जो 12,500 गांव हैं पंजाब के वहां तक ये हेल्थ डिपार्टमेंट के वर्कर पहुंच पाएंगे? ऐसी शुरुआत हरियाणा में भी की गई है, वहां भी डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। लेकिन जो दिक्कत सामने आ रही है मिशन फतेह 2 में, आज हमारी बहुत सारी टीमें पंजाब में उन टीमों के साथ गई जो रैपिड टेस्ट करने के लिए गाँव में जा रही हैं, लेकिन कई गाँव में लोग अब भी रैपिड टेस्ट से मना कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें कोरोना है ही नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि इस विरोध के चलते कहीं कहीं मेडिकल टीमों को डराया भी जा रहा है और वहां पर मेडिकल टीम्स जो हैं वो पुलिस की हेल्प भी ले रही हैं ताकि गांव में रैपिड टेस्ट करते हुए लोग या युवा वहां पर उनको नुकसान ना पहुंचाए। तो ग्रामीण इलाकों में मिशन फतेह एक बड़ा चैलेंज है जहां पर कि लोग ना तो कोरोना बता रहे हैं कि उनको कोरोना के लक्षण हैं और दूसरा ना ही खुद रैपिड टेस्ट करवाने के लिए आगे आ रहे हैं। इस चुनौती से कैसे पार पाती है पंजाब सरकार, ये आने वाले चंद दिनों में पता लग जाएगा। ये जो बात आप कह रहे हैं ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, ये लोगों को और जागरूक भी करना होगा। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा, गांव की हाल, वो चाहे गांव हरियाणा के हो, चाहे पंजाब के हो, चाहे हिमाचल के हो, जो स्वास्थ्य सेवाएं गांव में मिलनी चाहिए और अभी जिस तरह की जरूरत है, क्या हो पा रहा है? ऐसा पहुंच पा रही है इस तरह की सुविधाएं लोगों तक?
अब पहुंचनी शुरू हुई हैं, वो भी रैपिड टेस्ट और जो नॉर्मल कोरोना की पैरासीटामोल या उससे जुड़ी हुई विटामिन सी की या ऑक्सीमीटर की जो एक किट होती है वो पहुंचनी शुरू हुई है। लेकिन अभी ये काफ़ी नहीं है। जहां तक पंजाब के अगर आप बॉर्डर बेल्ट की बात करें, फिरोजपुर, तरनतारन, अमृतसर और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में इतना बुरा हाल है मेडिकल सुविधाओं का। हमने अमृतसर के उन बॉर्डर एरियाज में कल जाकर देखा, वहां पर एक एक कमरे की डिस्पेंसरी चल रही है और वहां पर अच्छा डॉक्टर तो दूर की बात है, कई जगह तो नर्स भी नहीं है और अगर मरीज को लेटना है तो एक खाट लगा रखी है और खाट पे मरीज को लिटाया जाता है। तो ऐसी जगह पर लोग जाने से डर रहे हैं। इसीलिए शहरों में जो लोग हैं वहां पर दबाव ज्यादा बढ़ गया है और ग्रामीण लोगों को लगता है कि शहर के हॉस्पिटल में जाएंगे तो पता नहीं जिंदा वापस आएंगे। वो रोज 200-200 लोगों के मरने की खबरें सुनकर परेशान हो गए हैं। लिहाजा इसीलिए उन्होंने कोरोना की बीमारी को छुपाना शुरू कर दिया है या फिर जो हेल्थ टीमें वहां पर चेक करने जा रही हैं उनका विरोध करना शुरू कर दिया। हरियाणा में तो विरोध इतना ज्यादा हो रहा है कि कल हिसार में फ्लैग मार्च तक को गांव वालों ने भगा दिया और उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि लॉकडाउन का विरोध करना है। सरकारें बेशक राजधानी में बैठकर ये बातें कर रही हैं, मंत्री बेशक ये बातें कर रहे हैं कि हम अपने स्तर पर सारी चीजें जो है वो मुहैया करवाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सुविधाएं अभी बहुत दूर हैं। एक छोटा सा मिसाल देता हूं मैं आपको। हरियाणा के मुख्यमंत्री का प्रेस नोट 2 दिन पहले रात को आया। उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों तक गांव-गांव जाकर हमारी टीमें पहुंची हैं और 15,000 टेस्ट किए हैं। भाई 10 लाख लोगों में से अगर 15,000 टेस्ट होंगे यानी 150 टेस्ट प्रति लाख पर, तो बताइए आप कोरोना किस तरह से कंट्रोल होगा, कैसे पता चल पाएगा? तो इन चीजों को और बहुत ज्यादा युद्ध स्तर पर करने की जरूरत है। आदर्श बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप और इसीलिए ये पड़ताल भी बहुत जरूरी है जो लगातार हम आप मिलकर कर रहे हैं। जगविंदर, आप बने रहे हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। देखिए, कोरोना के नए मामलों की संख्या में भले ही गिरावट दर्ज की जा रही हो, लेकिन पंजाब में मृत्यु दर सबसे ज्यादा फिक्र बढ़ाने वाली बात है। जाहिर है पंजाब में संकट बड़ा है, लेकिन इस बड़े संकट से क्या उतनी ही मजबूती से निपटा जा रहा है? क्या पंजाब में स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा इस महामारी से लड़ने में सक्षम है? एबीपी न्यूज ने पंजाब के गांव में जाकर इसकी पड़ताल की है और वहां से जो तस्वीर नजर आई वो हैरान करने वाली है। 6 गांव के लिए एक स्वास्थ्य उपकेंद्र और उसकी हालत इतनी जर्जर कि लोगों को कोरोना से बचाएं कि खुद कर्मचारी अपनी जान बचाएं। ये उस पंजाब के गांव की तस्वीर है जहां कोरोना के मामले में मृत्यु दर डरा रही है। अमृतसर के मोहावा गांव में इस सब सेंटर में काम करने वाले कौन है, जरा ये भी जान लीजिए। एक एएनएम और एक हेल्थ स्टाफ। जी हाँ, सिर्फ 2 कर्मचारियों के भरोसे कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई चल रही है। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਲੋਪੋਕੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰੈਪਿਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਟਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਪੀਸੀਆਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਪਿਡ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 5 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਓਪੀਡੀ ਜੋ ਹੈ 30 ਤੋਂ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 30 ਤੋਂ 40 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। सुना आपने, रोजाना करीब 30 से 40 मरीज आते हैं इस हेल्थ सब सेंटर में, लेकिन ज्यादातर को रेफर कर दिया जाता है। यानी मोहावा गांव का ये सब सेंटर किसी रेफरल सेंटर की तरह काम कर रहा है। और सुविधाओं का आलम यह है कि यहाँ तैनात स्टाफ तक को जरूरी चीजें घर से लानी पड़ती हैं। ਮੈਨੂੰ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਥ ਬਰਥ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵੀ ਈਵਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਲਵਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪॉजिटिव ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ रेफर ही करते हैं। तो इस महामारी में पंजाब के अमृतसर के गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की क्या दशा है, उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। गांव के लोग बता रहे हैं कि इन स्वास्थ्य केंद्रों पर सिरदर्द की गोली भी मिलेगी या नहीं, इसकी भी उन्हें उम्मीद नहीं रहती। जब सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों का ये हाल है तो लोगों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। मोहावा गांव की इस महिला का बेटा जब कोरोना पॉजिटिव हुआ
तो शहर में प्राइवेट अस्पताल ले जाना पड़ा। बता रही हैं कि वहां करीब 6.5 लाख रुपए खर्च हो गए। पहलों भज दौड़ करते रहे 8 दिन, फिर जाके सिलेंडर मिले। महा हुण उन्हें 15,000 एक सिलेंडर की सिक्योरिटी लई, साडे कोलों 800 रुपया भराई लई है ते 100 रुपया रोज़ का उन्होंने भी साडे तो किराया लेना। हुण 2 सिलेंडर का असीं 200 रुपया भरदे। वास्ते कुछ नहीं है इत्थे, कुछ नहीं है इत्थे, ते किसी सिर पीड़ की गोली की नहीं आस हैगी, होर किसी कुछ इत्थे कुछ नहीं है। 6,35,000 रुपया लगा जे साडा, सारा ही नगद। उन्हें सानू उन्ना चिर नहीं उत्थों निकलण दित्ता जिन्ना चिर लै नहीं लै सारे। कोई हैगा ही नहीं, सरकार सुणदी नहीं वीर, सीधी गल आ। सरकार पैसों वालियां दी है, सरकार पैसे वाले दी, गरीबां दी नहीं सरकार है। सरकार ने नहीं बांह फड़ी, कोई इत्थे है नहीं मौजूदा। साडे पिंड जी तो कोई डिस्पेंसरी जिहड़ी हैगी ओह भी बेकार होई आ। ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਡਰਦੇ ਉਤਰਾ ਹੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਤੇ ਪਾਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए पंजाब में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकरमाइकोसिस जो पोस्ट कोविड बहुत सारे लोगों में हो रहा है, जिसकी वजह से जान तक लोगों की चली जा रही है। अब पंजाब सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। जगविंदर, अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे और इस बीच ये बड़ी खबर। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने इसको महामारी घोषित किया था पिछले कल, तो उसी को देखते हुए लग ये रहा था कि अमरिंदर सिंह भी बिल्कुल उसी पद्धति पर चलते हुए अगर केसेस बढ़े तो इसे महामारी घोषित कर देंगे। तो ब्लैक फंगस पंजाब में महामारी घोषित हो गई है और ये कहा गया है कि इस बीमारी का इलाज तमाम सरकारी बड़े और छोटे हॉस्पिटलों में होना चाहिए और L3 फैसिलिटीज़ जो हैं वो सभी जगह पर उपलब्ध करवाई जाएँ। बड़ा सवाल फिर एक बार वही है कि आखिरकार ये बीमारी क्यों बढ़ रही है? जब इसकी दवाई नहीं मिलेगी तो उपचार कैसे होगा? क्या उसकी अवेलेबिलिटी के लिए कोई एक्शन प्लान बनेगा और कितनी जल्दी बनेगा? क्योंकि अगर वो इंजेक्शन जो ब्लैक फंगस से निपटने के लिए काम आ रहा है वो बठिंडा में जहां 4 लोगों की आंख निकालनी पड़ी वो मिला ही नहीं, तो इलाज कैसे होगा? डॉक्टरों का ये कहना है कि लोग देरी से आ रहे हैं इस बीमारी की शिकायत लेकर, इस वजह से ज़्यादा केसेस खराब हो रहे हैं। और ये होती क्यों है आदर्श? ये जो स्टेरॉइड लिए जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब कोरोना होता है तो स्टेरॉइड की बहुत ज़्यादा मात्रा दी जाती है जो अंदर आपके इन्फेक्शन होता है उसको ख़त्म करने के लिए। अगर आपका इम्यून सिस्टम उस मात्रा को नहीं झेल पाता है तो उसके कारण ये ब्लैक फंगस की बीमारी आ रही है। पीजीआई के डायरेक्टर से भी कल हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि स्टेरॉइड की वजह से ब्लैक फंगस की दिक्कत आ रही है। मगर अब सवाल यह है, इस बीमारी से निपटना है तो केवल महामारी घोषित करने से काम नहीं चलेगा। नंबर 1, स्टेरॉइड को कैसे कंट्रोल में देना है, और नंबर 2, इस ब्लैक फंगस से निपटने के लिए जो दवाइयां चाहिए वो उपलब्ध करवाना मार्केट में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तभी इसको सही मायने में महामारी घोषित करने का जो है मतलब सही साबित होगा अगर वो दवाइयां हर पेशेंट को मिल जाती हैं, हर शहर में, हर जिले में, हर गांव में। ये बहुत जरूरी है और दवाइयां मुहैया करवाना केवल महामारी घोषित करने से नहीं होगा, जिस तरह से जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका जगविंदर इस पूरी जानकारी के लिए।